Hello friends, in last lecture we understood provisions relating to filing of income tax return. हमने जो रिटर्न फाइल किया था, the return is lying with whom? Central Processing Bangalore. अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग बैंगलोर रिटर्न का करेगी क्या? तो नाम से ही मालूम पड़ता है कि सीपीसी बैंगलोर उसका प्रोसेसिंग करेगा. ये प्रोसेसिंग कैसे होता है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे विद द हेल्प ऑफ लाइव केस स्टडी. इस प्रोसेसिंग में दो स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं. पहला स्टेप, सीपीसी बैंगलोर हमारे रिटर्न के आधार पे हमारी टोटल इनकम या लॉस तय करेगी, और एक बार टोटल इनकम और लॉस तय हो गया तो स्टेप 2 में सीपीसी बैंगलोर विल फाइंड आउट टैक्स पेएबल बाय द एसएससी और अमाउंट रिफंडेबल टू द एसएससी. तो ये सारे प्रोविजन जो प्रोसेसिंग के हैं वो लिखे गए हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत. तो आइए देखते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्या कहती है. तो लुक एट पैरा 20.28 इन अवर मॉड्यूल. सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, उसका सबसेक्शन 1 ये कहता है that where a return has been made under 139 or return has been filed in response to a notice under 142(1), then such return shall be processed in the following manner. तो सबसेक्शन 1 ये कहती है कि either you have filed return under 139 voluntarily, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकती है 142 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, और उसके रिस्पॉन्स में आपने रिटर्न फाइल किया. इन शॉर्ट आपने रिटर्न फाइल किया तो ही उसका क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा. किस तरह प्रोसेसिंग होगा? पॉइंट नंबर ए, टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट. तो सीपीसी बैंगलोर हमारी टोटल इनकम या लॉस कंप्यूट करेगी, और ये टोटल इनकम और लॉस तय करते वक्त सीपीसी बैंगलोर जो हम 5 एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं वो एडजस्टमेंट करेगी. ध्यान दे, ये 5 एडजस्टमेंट वाटर टाइट एडजस्टमेंट है. सीपीसी बैंगलोर कैन नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट बियॉन्ड दिस 5 एडजस्टमेंट्स. दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड. तो सीपीसी बैंगलोर मैक्सिमम कितने एडजस्टमेंट कर सकती है? 5. जैसे कि नंबर 1, अगर हमारे रिटर्न में कोई एरिथमेटिकल एरर है तो सीपीसी बैंगलोर टोटल इनकम तय करते वक्त उस एरिथमेटिकल एरर की इफेक्ट देकर टोटल इनकम तय करेगी. अब प्रैक्टिकली देखने जाए तो आजकल सारे रिटर्न सॉफ्टवेयर बेस्ड रहते हैं, इसलिए एरिथमेटिकल एरर होने की संभावना बहुत कम है. फिर भी उन्होंने लिखा है कि अगर आपके रिटर्न में कोई एरिथमेटिकल एरर होगी तो सीपीसी बैंगलोर उसको ध्यान में लेते हुए आपकी टोटल इनकम तय करेगा. उसका एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल इनकम तय करेगा. फिर सीपीसी बैंगलोर नंबर 2 will make adjustment with regard to incorrect claim if that incorrect claim is apparent from the information contained in your return. तो आपके रिटर्न में कोई अगर इनकरेक्ट क्लेम है तो सीपीसी बैंगलोर उसका भी एडजस्टमेंट करेगा टोटल इनकम या लॉस तय करते वक्त. इनकरेक्ट क्लेम किसको बोलते हैं उसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर. उसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आफ्टर गोइंग थ्रू दिस 5 एडजस्टमेंट्स. नंबर 3, सीपीसी बैंगलोर आपने कोई लॉस सेट ऑफ लिया है तो उस लॉस को वो डिसअलाउ करेंगे अगर उनको मालूम पड़ा कि आपने जो लॉस सेट ऑफ लिया है वो उस प्रीवियस ईयर का है जिसका रिटर्न आपने बिलेटेड फाइल किया है, यानी जिसका रिटर्न आपने बियॉन्ड ड्यू डेट अंडर 139(1) फाइल किया है. और हमें जानकारी है कि अगर रिटर्न हम लेट फाइल करते हैं तो उस साल के लॉस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और फ्यूचर में सेट ऑफ भी नहीं ले सकते हैं. लेकिन अगर आपने फिर भी सेट ऑफ ले लिया है तो सीपीसी बैंगलोर वो लॉस क्या कर देगी? डिसअलाउ कर देगी वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न. उसी तरह सीपीसी बैंगलोर विल डिसअलाउ द एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. तो आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर साहब ने कुछ एक्सपेंडिचर डिसअलाउ की कैटेगरी में दिखा दिए हैं, बट यू हैव नॉट डिसअलाउड वाइल कंप्यूटिंग योर टोटल इनकम. तो सीपीसी बैंगलोर ये भी मैच करेगी कि आपके ऑडिट रिपोर्ट में डिसअलाउंस है लेकिन आपकी कंप्यूटेशन में नहीं है. अगर नहीं है तो सीपीसी बैंगलोर उसका भी एडजस्टमेंट करेगी. सीरियल नंबर 5, सीपीसी बैंगलोर विल डिसअलाउ डिडक्शन क्लेम अंडर 10AA, ATIA, ATIAB, ATIB, ATIC, ATID, ATIE if they find that your return is belated, it is filed beyond the due date under 139(1).
तो हमें जानकारी है कि ये सारे सेक्शन के डिडक्शन तभी मिलते हैं इफ रिटर्न हैज बीन फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। लेकिन अगर आपका रिटर्न बिलेटेड है तो सीपीसी बैंगलोर ये सारे डिडक्शन अगर आपके रिटर्न में दिख रहे हैं तो क्या कर देगी, डिसअलाउ कर देगी। इन शॉर्ट, सीपीसी बैंगलोर विल मेक वाटर टाइट दिस 5 एडजस्टमेंट्स मेंशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज कॉल्ड इनकरेक्ट क्लेम। तो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनकरेक्ट क्लेम गिवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट बाय एन एक्सप्लेनेशन। पहले मैं इसको पढ़ रहा हूं, 3 इनकरेक्ट क्लेम बताए गए हैं डेफिनेशन में, फिर हम उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। जैसे कि पहला क्लेम लिखा है दैट वन आइटम इन द रिटर्न इज इनकंसिस्टेंट विथ अनदर आइटम इन द सेम रिटर्न। तो सीपीसी बैंगलोर will correct this kind of claim where one item is inconsistent with another entry or some other item in the return. I'll explain with the help of example. पहले हम पढ़ लेते हैं। Number B, CPC Bangalore will take that claim as incorrect for which information required to be furnished to substantiate your claim, but that information you fail to furnish. तो भी वो क्लेम क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट क्लेम माना जाएगा। फिर अगर आपकी कोई डिडक्शन आपने क्लेम की है और डिडक्शन आपने ज्यादा क्लेम कर लिए है, एक्सीडिंग स्टैट्यूटरी लिमिट, और ये स्टैट्यूटरी लिमिट 4 तरीके से एक्ट में एक्सप्रेस होती है, आइदर बाय मॉनेटरी अमाउंट और बाय परसेंटेज और बाय रेशियो और बाय फ्रैक्शन। लेकिन आपने जो मॉनेटरी लिमिट एक्ट में दी गई है उससे भी ज्यादा आपने क्या ले लिया है, डिडक्शन ले लिया है, देन दैट क्लेम इज टर्न्ड आउट टू बी इनकरेक्ट क्लेम। और सीपीसी बैंगलोर प्रोसेसिंग करते वक्त इसको आपकी टोटल इनकम तय करते हुए उसका एडजस्टमेंट करेगी। तो आइए देखते हैं इनकरेक्ट क्लेम के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है। पे अटेंशन। तीनों इनकरेक्ट क्लेम के मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे पहला है, वन आइटम इज इनकंसिस्टेंट विथ अदर आइटम इन द रिटर्न। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपका कंप्यूटेशन है टोटल इनकम का, उसका मैंने थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट यहाँ रखा है। उसमें बिजनेस प्रोफेशन की आपकी कंप्यूटेशन बताई गई है, प्रॉफिट्स एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपका एनपी है 10,12,000 रुपये एज पर प्रॉफिट लॉस, और उस प्रॉफिट लॉस में आपका इंटरेस्ट इनकम है 2,01,000 रुपये। वो इंटरेस्ट इनकम आपने बिजनेस इनकम कंप्यूट करते वक्त माइनस किया है, क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम आप दिखाने वाले कहाँ हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाने वाले हैं। कहाँ दिखाने वाले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसलिए पीजीबीपी का कंप्यूटेशन करते वक्त आपने इंटरेस्ट इनकम घटा दिया। अब लॉजिकली जितना आप घटाओगे उतना इंटरेस्ट इनकम आप कहाँ दिखाओगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में दिखाओगे। लेकिन जब आपने अदर सोर्सेज का कंप्यूटेशन किया तो 2,01,000 के बदले गलती से 1,02,000 आपने दिखा दिया। देन दिस इज कॉल्ड वन आइटम इज इनकंसिस्टेंट विद द अदर आइटम इन द रिटर्न। तो जब सीपीसी बैंगलोर जब उसका प्रोसेसिंग करेगी तब सीपीसी बैंगलोर ये देखेगी कि आपका अदर सोर्सेज का इनकम कितना होना चाहिए, 2,01,000, लेकिन आपने कितना दिखाया है, 1,02,000। तो सीपीसी बैंगलोर जब टोटल इनकम तय करेगी तो 1,02,000 को हटा के आपकी इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्सेज में कितनी गिनेगी, 2,01,000। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इनकरेक्ट क्लेम। नाउ सेकंड एग्जांपल, सेकंड सिचुएशन ये कहती है कि कोई इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करनी थी इन द रिटर्न ऑफ इनकम टू सब्सटेंशिएट द क्लेम, बट दैट इंफॉर्मेशन यू हैव नॉट फर्निश। तो आइए देखते हैं उसका एक एग्जांपल। बिफोर आई जंप इनटू द एग्जांपल, लेट अस लुक एट सम कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हमें मालूम है कि अगर हम डिडक्शन लेना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, then generally deduction is allowed up to 30,000 rupee. But this 30,000 I can increase the limit up to 2 lakh rupee. In short, I can claim higher limit of 2 lakh, but provided few conditions need to be satisfied. जैसे पहला कंडीशन है that borrowing has been made on or after 1st April 1999. Second, borrowing has been done either for purchase of the property or construction of the property. And third, purchase or construction get completed within 5 years from the end of financial year in which amount has been borrowed. अगर आप ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो आप क्लेम करना चाहते हैं ऑन बोरोड फंड, दैट यू कैन क्लेम अप टू हाउ मच, 2 लाख।
तो प्रैक्टिकली आपको रिटर्न में कौन सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? आपको रिटर्न में ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, डेट ऑफ बोरोइंग, देन डेट ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपने कंस्ट्रक्ट किया है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर ये इंफॉर्मेशन देंगे तब सीपीसी बेंगलोर तय कर पाएगी कि आप 2 लाख की लिमिट के हकदार हैं या 30,000। लेकिन आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया, देन इन दैट सिचुएशन सीपीसी बेंगलोर विल रिड्यूस योर क्लेम फ्रॉम 2 लाख टू व्हाट 30,000। व्हाई? बिकॉज यू फेल टू फर्निश द इंफॉर्मेशन विच सब्सटेंशिएट योर क्लेम। तो आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट इनकरेक्ट क्लेम, पॉइंट नंबर 2। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3। You have claim deduction exceeding statutory limit, और मैंने बताया कि लॉ में लिखा है this statutory limit has been expressed by 4 methods. Either it would be a monetary amount, or it would be a percentage, it would be a ratio, or it would be fraction. अब मॉनेटरी अमाउंट को लेकर क्या एग्जांपल होगा? एटीसी। एटीसी हमें जानकारी है, एटीसी में हम डिडक्शन ले सकते हैं मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख। फिर भी आपने रिटर्न में क्लेम किया है 1.75 लाख। तो सीपीसी बेंगलोर जब प्रोसेस करेगा तो आपका एटीसी का डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट कहां तक करेगा? 1.5 लाख तक। दूसरा एग्जांपल है सेक्शन 32 परसेंटेज को लेकर। आपको जानकारी है कि डेप्रिसिएशन के परसेंटेज अब मैक्सिमम कितने हो चुके हैं? 40। लेकिन फिर भी आपने कंप्यूटर में कितना क्लेम किया है? 60% क्लेम किया है। तो इस सिचुएशन में CPC Bangalore will reduce our claim from 60 to what? 40% while making processing of return. Third statutory limit is given in the form of ratio. तो सेक्शन 10AA आपको जानकारी है कि डिडक्शन मिलता है सेक्शन 10AA में बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर टू टोटल टर्नओवर, बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर टू टोटल टर्नओवर। तो सीपीसी बेंगलोर में डू एडजस्टमेंट इफ रेशियो इज इनकरेक्ट। और लास्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एग्जांपल मैंने यहां लिखा है सेक्शन 57(2)A दैट डील्स विथ फैमिली पेंशन, डिडक्शन फॉर व्हाट? फैमिली पेंशन। और आपको जानकारी है कि डिडक्शन कितना मिलता है? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 रुपये, दोनों में से जो कम है वो। तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000, ठीक है। तो 1/3 इज नथिंग बट व्हाट? ए फ्रैक्शन। अगर इंस्टेड ऑफ 1/3 यू हैव क्लेम 1/2, दैट मीन्स यू हैव क्लेम मोर देन व्हाट इज प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ, देन इन दैट केस सीपीसी बेंगलोर विल रिस्ट्रिक्ट योर क्लेम अप टू व्हाट? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000। तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट मीनिंग ऑफ वर्ड इनकरेक्ट क्लेम। अब देखते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल। हम स्टेप 1 कर रहे हैं अभी, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। अब उसको लेकर एक मैंने छोटा सा प्रैक्टिकल तैयार किया आपके लिए। तो लुक एट द मॉड्यूल प्रैक्टिकल नंबर 9। एसएससी हैड सबमिटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर AY 1920 डिक्लेयरिंग टोटल इनकम एट ₹8,02,000 और रिटर्न सबमिट हुआ है 139(4) में, यानी रिटर्न बिलेटेड है। ध्यान दें, रिटर्न क्या है? इस साल का बिलेटेड है। सीपीसी बेंगलोर जब प्रोसेस करने बैठी आपका रिटर्न तो उन्होंने कुछ इश्यूज नोटिस किया। जैसे कि पहला इश्यू, उन्होंने देखा कि वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड PGBP 33,000 इंटरेस्ट इनकम वॉज रिड्यूस, मैंशनिंग दैट आप उसको अदर सोर्सेज में डिक्लेयर करने वाले हैं। बट अदर सोर्सेज में एसएससी फेल टू इंक्लूड दिस 33,000 इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो सीपीसी बेंगलोर क्या करेगी? प्रोसेसिंग करते वक्त आपकी 8,02,000 इनकम है, उसके अंदर इंटरेस्ट इनकम क्या कर देगी? अदर सोर्सेज में ऐड कर देगी। फिर नंबर बी, आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है कंप्यूटर पे 60% से, जबकि रेट लगता है कितना? 40%। आपका टोटल डेप्रिसिएशन क्लेम हुआ है 30,000। तो सीपीसी बेंगलोर जो आपने एक्सेस 20% क्लेम किया है उसको क्या कर देगी? प्रोसेसिंग करते वक्त ऐड कर देगी 10,000 रुपये। पॉइंट नंबर सी, आपने रिटर्न में कुछ सेट ऑफ लिया है 1,02,000 रुपये का फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 लॉस, लेकिन सीपीसी बेंगलोर ने देखा कि 18-19 का रिटर्न आपने बिलेटेड फाइल किया है, तो बहुत ऑब्वियस है आपको इस लॉस का डिडक्शन सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तो सीपीसी बेंगलोर वाइल प्रोसेसिंग रिटर्न क्या करेगी? इस लॉस को ऐड कर देगी आपकी 8,02,000 वाली इनकम में, ठीक है। फिर
आपका केस टैक्स ऑडिट का था, 44AB रेगुलर ऑडिट का था, और उस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर साहब ने लिखा कि आपने कुछ 34,000 कैश पेमेंट किया है फॉर रिपेयरिंग ऑफ मशीन एंड दैट पेमेंट हैज बीन मेड ऑन अ सिंगल डे टू ब्रह्माणी इंजीनियरिंग, इसलिए वो 40A3 में डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन रिटर्न तैयार करते वक्त यू फेल टू एड बैक वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, तो CPC बेंगलोर 40A3 का ये डिसअलाउंस कर देगी 34,000 वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न। फिर CPC बेंगलोर ने देखा कि आपने कोई डिडक्शन लिया है 13,05,000 अंडर सेक्शन 80IAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और आपका रिटर्न क्या है, बिलेटेड है, आपका रिटर्न क्या है, बिलेटेड है, तो आइडियली आपको डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, तो CPC बेंगलोर उसको क्या करेगी, ऐड करेगी। आंसर इज नो, CPC बेंगलोर उसको ऐड नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर आप देखें सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, तो वहां कौन सी सेक्शन लिखी गई है, 80IA, 80IAB, 80IB, 80IC, 80ID और 80IE। यहां 80IAC नहीं लिखा है, वो लिखना भूल गए, तो 80IAC का डिडक्शन CPC बेंगलोर ऐड नहीं कर सकती है, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। तो यहां आंसर क्या होगा, CPC बेंगलोर कैन नॉट मेक एडिशन ऑफ 80IAC बिकॉज इट इज नॉट विद इन देयर पावर, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। तो नो एडिशन शैल बी डन फॉर 80IAC। फिर CPC बेंगलोर ने देखा कि आपका बैंक इंटरेस्ट दिख रहा है 88,000 रुपए, ठीक है, कहां दिख रहा है, 26AS में दिख रहा है, जिसके पर TDS कट चुका है, लेकिन आपने इसको इनकम टैक्स रिटर्न में अदर सोर्सेस में नहीं दिखाया है, तो क्या CPC बेंगलोर उसका एडजस्टमेंट कर सकती है? आंसर इज नो। मैंने बताया कि CPC बेंगलोर कैन मेक एडजस्टमेंट विच आर मेंशन इन अ वाटर टाइप। पहले ऐसा सेक्शन था, पहले ऐसा 6ठा नंबर का क्लोज था, अगर आप देखें कुछ साल पहले, तो 6ठा नंबर का क्लोज था कि अगर 26AS में दिख रहा है, आपने नहीं दिखाया है, तो CPC बेंगलोर ऐड कर सकता है, लेकिन बाद में अमेंडमेंट आ चुका है और ये 6ठे नंबर के क्लोज को हटा दिया गया है, इसलिए CPC बेंगलोर अब 26AS में इनकम दिख रही है, लेकिन आपके रिटर्न में नहीं दिख रही है, तो CPC बेंगलोर कैन नॉट ऐड, तो इट कैन नॉट ऐड, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। तो फाइनली CPC बेंगलोर आपकी टोटल इनकम तय करेगी कितनी, 9,81,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द 5 एडजस्टमेंट्स वी हैव अंडरस्टूड। तो आई थिंक यू आर क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम और लॉस पेएबल आफ्टर मेकिंग 5 एडजस्टमेंट्स। अब स्टेप 2 हमने देखा था, CPC बेंगलोर क्या करेगी, टैक्स कैलकुलेट करेगी, लेकिन ध्यान दें जो ऊपर के 5 एडजस्टमेंट हैं वो करने से पहले CPC बेंगलोर आपको इंटीमेट करेगी कि हम ये एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, और ये आपको इंटीमेट करेगी नाउअडेज बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी आपके जो ई फाइलिंग पोर्टल है वहाँ उसके अंदर वो रख देगी कि हम इतने एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके ऊपर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना है तो आप दे सकते हैं। इफ रिस्पॉन्स इज गिवन बाय द टैक्स पेयर, अगर हमने कोई रिस्पॉन्स दिया, देन CPC बेंगलोर विल कंसिडर दैट रिस्पॉन्स बिफोर मेकिंग एनी सच एडजस्टमेंट। लेकिन मान ले अगर ऐसा कोई रिस्पॉन्स हम नहीं देते हैं विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच इंटीमेशन, देन CPC बेंगलोर विल फाइनली मेक दोज एडजस्टमेंट। तो इन शॉर्ट 143 सबसेक्शन 1 का ये प्रोवाइजो क्या कहता है कि ये 5 एडजस्टमेंट करने से पहले CPC बेंगलोर आपको इंटीमेट करेगी इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आप उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स देंगे तो वो रिस्पॉन्स ध्यान में लेकर CPC बेंगलोर आपकी टोटल इनकम तय करेगी। अगर आपका रिस्पॉन्स 30 दिन में नहीं आया तो CPC बेंगलोर क्या करेगी, वो एडजस्टमेंट कर देगी। इज इट क्लियर? तो दिस इज पार्ट 1। लेट मी शो यू वन प्रैक्टिकल ऑन दैट। अब देखें, ये एक प्रैक्टिकल मैंने लिया है मेरी ऑफिस से, मैंने नाम पान सब कुछ हटा दिया है फॉर द पर्पज ऑफ प्राइवेसी। अब देखें, उसमें सब्जेक्ट लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज एडजस्टमेंट अंडर 143(1)A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो वो टोटल इनकम आपका प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज सब क्लोज A, और उसमें वो प्रपोज एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। वो कैसे दिए जाते हैं आप देखें, नेक्स्ट पेज पे उन्होंने बताया है इनकरेक्ट क्लेम, यानी इनकरेक्ट क्लेम में यहाँ जो इश्यू है, वन आइटम इज इनकंसिस्टेंट विथ अनदर आइटम इन द रिटर्न। जैसे कि यहाँ शेड्यूल बीपी यानी बिजनेस प्रोफेशन का कंप्यूटेशन, उसमें आपने 54,03,40 माइनस किया है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उसको आप अदर हेड में दिखाने वाले हैं, तो बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपके प्रॉफिट लॉस में से 54,03,40 आपने माइनस किए हैं, ऐसा बता के कि आप
दूसरे हेड में दिखाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि आपने दूसरे हेड में अदर सोर्सेस में आपने सिर्फ 2,94,883 ही दिखाया है। इसलिए उनका ये कहना है कि आपने इतना इनकम 51,05,457, दिस इज द वेरिएंस यू हैव डिक्लेयर्ड लोअर इनकम, जिसका हम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में कुछ कहना है तो आप 30 दिन के अंदर बताइए। इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड विद इन 30 डेज, वो लिखते हैं, आप देखें, रिस्पॉन्स विल बी कंसीडर्ड बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट, ध्यान से पढ़ें। बट इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड विद इन 30 डेज, then return will be processed after making the necessary adjustment without providing further opportunity। फिर आपको और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट स्टेप 1, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। देखें स्टेप 2 क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेएबल और अमाउंट रिफंडेबल। तो पे अटेंशन, they will determine tax, they will determine interest, they will determine late fee on the basis of total income computed under clause A above, और उसके आधार पे they will work out sum payable by the taxpayer or amount refundable to the taxpayer after giving credit for TDS, TCS, advance tax, any eligible relief under the Act 89, 90, 90A, 91 वाली रिलीफ वगैरह वगैरह, और आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसकी क्रेडिट देकर वो क्या करेंगे? आपका सम पेएबल तय करेंगे या अमाउंट रिफंडेबल तय करेंगे। ठीक है, फिर जो इंटीमेशन तैयार होगा, दैट इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर्ड और जनरेटेड एंड इट विल बी सेंट टू द एसएससी स्पेसिफाइंग सम पेएबल और अमाउंट रिफंडेबल टू द टैक्स पेयर। तो फाइनली दे विल सेंड यू व्हाट? इंटीमेशन ऑफ सम पेएबल और अमाउंट रिफंडेबल, एंड लॉ इज वेरी काइंड। अगर आपका रिफंड बनता है तो आप चिंता मत करें, वो रिफंड भी आपको ग्रांट करेंगे बैंक में। तो इन शॉर्ट स्टेप 2 क्या है? दे विल डिटरमाइन योर सम पेएबल और अमाउंट रिफंडेबल, और फिर आपको उसकी इंटीमेशन देंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल इंटीमेशन कैसे होता है। पे अटेंशन, एक प्रैक्टिकल इंटीमेशन मैंने आपके लिए लिया है, आप देखें। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलोर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये है इंटीमेशन अंडर 143(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। वहाँ वो ऐसे कॉलमनर प्रेजेंटेशन देंगे, वॉट एवर प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर इन द रिटर्न ऑफ इनकम। आपने रिटर्न में क्या दिखाया है और उन्होंने कंप्यूट क्या किया है प्रोसेसिंग करते वक्त, तो वो सारा 2 कॉलम प्रेजेंटेशन आपको देंगे। जैसे देखिए, आपकी बिजनेस इनकम है तो बोलते हैं आपकी बिजनेस इनकम ठीक है, आपकी सैलरी इनकम ठीक है, आपके डिडक्शन सैलरी के ठीक है, आपकी अदर सोर्सेज की इनकम भी ठीक दिख रही है, आपने जो बताई थी वही हम प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम भी परफेक्ट है, आपका एटीसी का क्लेम आपने जो लिया था रिटर्न में उतना ही हम कंप्यूट कर रहे हैं, आपका क्लेम सही दिख रहा है, आपका एटीडीटीए का क्लेम भी हमें सही दिख रहा है, आपकी टोटल इनकम भी परफेक्ट मैच हो रही है, आपका टैक्स पेएबल भी एग्जैक्ट जा रहा है। आप सोच रहे हैं सर तो फ़र्क क्या है? सब कुछ फ़र्क, कुछ भी फ़र्क नहीं है, एजुकेशन सेस भी परफेक्ट जा रहा है। आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी भी आपने रिटर्न में दिखाई, वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आपका 234B का इंटरेस्ट आपने 764 दिखाया था, हम उतना ही कंप्यूट कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क आ रहा है 234C में आपने 233 दिखाया है, लेकिन हमारा ये कहना है कि आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब देखो कम हो रहा है, 191 हो रहा है। फिर आपने, इसलिए आपका इंटरेस्ट में थोड़ा फर्क आ गया, इसलिए आपकी एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी आपने रिटर्न में दिखाई थी 20108, लेकिन हमने कंप्यूट की है प्रोसेसिंग करते हुए 20066, और आपने टैक्स भरा है 20110 एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसकी हम क्रेडिट दे रहे हैं, इसलिए आपका रिफंड बन रहा है कितना? रिफंड बन रहा है 44 रुपी। तो दिस इज एन इंटीमेशन ऑफ रिफंड, दिस इज एन इंटीमेशन ऑफ रिफंड ऑफ 44 रुपी। Therefore, nothing is payable by you, something is refundable to you. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे ऑफिस से जो कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया था वो 234C गलत किया था, और सीपीसी बेंगलोर ने बताया कि आपने इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा क्लेम कर लिया है 44 रुपी, तो आप रिफंड के हकदार हैं, तो हम आपको क्या करेंगे? रिफंड देंगे 44 रुपी का। तो दिस इज एन इंटीमेशन ऑफ रिफंड।
तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीमेशन ऑफ रिफंड। अब आगे चलते हैं। फिर उन्होंने लिखा है, ध्यान दें, प्रोवाइडेड दैट इंटीमेशन शेल ऑल्सो बी सेंड टू यू, क्लोज नंबर ई का प्रोवाइजो लिखता है, इंटीमेशन शेल ऑल्सो बी सेंड वेयर लॉस डिक्लेयर्ड इज एडजस्टेड। आपने जो लॉस डिक्लेयर किया था वो एडजस्ट हुआ बिकॉज ऑफ 5 एडजस्टमेंट्स, और आपका लॉस कम हुआ। अब उसके टैक्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, रिफंड पे भी इंपैक्ट नहीं है, लेकिन लॉस के ऊपर इंपैक्ट है। उतना लॉस आप कम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अगले साल के लिए। तो अगर आपका लॉस एडजस्ट हुआ है तो उसको लेकर भी आपको इंटीमेशन दिया जाएगा। अब सवाल उठता है इंटीमेशन कितने टाइम में दिया जाएगा? तो लॉ ये कहता है, नो इंटीमेशन शैल बी सेंड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज मेड। आई रिपीट, intimation shall not be sent after the expiry of 1 year from the end of financial year in which return is made। तो आपने जब रिटर्न फाइल किया है उस फाइनेंशियल का एंड होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन मिल सकता है, उसके बाद आपको वो इंटीमेशन नहीं देंगे। अब हो सकता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा क्योंकि लॉ में लिखा है कि दे विल प्रोसेस, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू प्रोसेस। लेकिन मान लो आपको कोई इंटीमेशन नहीं आया तो लॉ ये कहता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिटर्न, आपने जो रिटर्न फाइल किया था उसकी एक्नॉलेजमेंट इज डीम्ड टू बी द इंटीमेशन in case nothing is payable or nothing is refundable and where no adjustment has been made by CPC Bangalore। तो this is very simple provision। अब समरी उसकी हम देख लेते हैं एक बार। हमने प्रैक्टिकल तो देख लिया सारा लाइव केस स्टडी के साथ, अब समरी देख लेते हैं कि 4 प्रकार के इंटीमेशन हो सकते हैं। पहला इंटीमेशन, इंटीमेशन ऑफ डिमांड। दूसरा इंटीमेशन, अगर रिफंड है तो इंटीमेशन ऑफ रिफंड। तीसरी संभावना है यू मे गेट एन इंटीमेशन ऑफ लॉस एडजस्टेड वेयर नथिंग इज पेएबल और नथिंग इज रिफंडेबल। और फोर्थ पॉसिबिलिटी है देयर विल बी ए डीम्ड इंटीमेशन, आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट ही क्या मानी जाएगी? डीम्ड इंटीमेशन मानी जाएगी। Now what is the upper time limit? I have already explained for receiving the intimation। तो CPC Bangalore मैक्सिमम कब तक इंटीमेशन दे सकता है? 1 year from the end of financial year in which return has been furnished। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल, पे अटेंशन। मान लो किसी ने रिटर्न फाइल किया है AY 2021 का और डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है 31 जुलाई 2020। तो ये रिटर्न जिस साल फाइल किया है उस रिटर्न फाइलिंग के साल के अंत से, तो ये साल कब अंत होगी? 31 मार्च 21 को अंत होगी। उसके 1 साल के अंतर्गत यानी 31 मार्च 22 तक आपको क्या मिल सकता है? आपको इंटीमेशन मिल सकता है। तो आई रिपीट, अगर आपने रिटर्न जुलाई 2020 में फाइल किया है तो उस साल के अंत से 1 साल, तो उस साल का अंत आएगा 31 मार्च 21, उससे 1 साल यानी 31 मार्च 22 तक इंटीमेशन मिल सकता है। अगर मान ले आपको कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं मिला और आपका कोई सम पेएबल रिफंडेबल नहीं है तो आपने जो रिटर्न फाइल किया था वो रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट है, वो एक्नॉलेजमेंट क्या कहलाएगी? इट इज डीम्ड टू बी द इंटीमेशन। तो आई थिंक गॉट द क्लैरिटी about processing of return by the CPC Bangalore। 2 stages involved I have explained exhaustively with the help of live case study। So we are ending this session। Thank you।